तो किसानों ने अपनी बात कह दी है। अब किसानों के सवालों पर कृषि मंत्री का क्या कहना है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर के पास, जिनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए नए कानून बनाए। क्या ये कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, या फिर कुछ नेता जैसा कह रहे हैं काले कानून, कुछ किसान जैसा कह रहे हैं कि ये तो किसानों के लिए डेथ वारंट है। इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल ये कि क्या इस अध्यादेश को लाने से पहले किसानों के साथ कोई सलाह मशविरा हुआ था, और हुआ था तो किन किसानों के साथ? क्योंकि ये किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमसे तो कोई बातचीत हुई नहीं थी और ये हमारे कल्याण के लिए नहीं है। देखिए, सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो ये कहा जाना उचित नहीं है कि हड़बड़ी में कानून बनाया गया। किसान और कृषि का क्षेत्र यह हमारे देश का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पर भी है और गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में अनेक काम ऐसे हुए हैं जिससे कृषक को फ़ायदा हुआ है और किसानी उन्नत किसानी के रूप में तब्दील हुई है। जहाँ तक कानून का सवाल है, ये कानून हड़बड़ी में नहीं लाए गए। इन कानूनों के पीछे एक लंबी एक्सरसाइज देश में हुई है। आपके ध्यान में है, वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय कृषि के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, इसके लिए स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। स्वामीनाथन साहब हमारे देश के बड़े विद्वान हैं और उन्होंने एक लंबी एक्सरसाइज की और कृषि के क्षेत्र में जितने भी हितधारक हो सकते हैं सबसे बातचीत करने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपी। नेशनल फार्मर कमीशन बना। नेशनल फार्मर कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन सौंपी तो स्वामीनाथन साहब, नेशनल फार्मर कमीशन, इन सब लोगों ने कृषि सुधार के लिए कानूनी ज़रूरत भी है ये रिकमेंडेशन भी की थी। और इससे पहले अनेक राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार के रिफॉर्म के बारे में बातचीत करते रहे। हम सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का सर्वथा अभाव रहा है। निजी निवेश जब तक किसी काम में नहीं जुड़ता है वह काम मुनाफे का काम नहीं बन पाता। कृषि के क्षेत्र को सरकारी सहायता तो मिली, लेकिन निजी निवेश के रास्ते प्राय बंद थे। निजी निवेश पहुँचे, इसके लिए कुछ कानूनी बदलाव की आवश्यकता थी। और ये कानूनी बदलाव और नए कानून बनाना सिर्फ मोदी जी ने इतना ही नहीं किया। मोदी जी ने गत 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक काम किए, जिनमें अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय मोदी जी का निर्णय है, जिसका फ़ायदा आज देश भर में किसानों को मिल रहा है। लेकिन इतना विरोध पहले कभी नहीं हुआ था। ये विरोध जो हो रहा है, तो क्या ऐसे में ये माना जाएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड सोच के बाद ये कानून बने थे, तो अब तो ये कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता? नहीं, देखिए, किसान के मन में एक भ्रम है कि इन कानूनों से उसको नुकसान होने वाला है और किसान आंदोलनरत है। भारत सरकार, मैंने जैसा पूर्व में कहा, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के
हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए अगर किसान जब आंदोलन पर है तो भारत सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है और पहले भी तैयार थी। हम लोगों ने 14 अक्टूबर को भी बातचीत की, 13 नवंबर को बातचीत की, 1 दिसंबर को बातचीत की और कल फिर 3 दिसंबर को बातचीत करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश है कि किसान को हम ये एहसास करा पाएँ कि इससे किसान का नुकसान नहीं है और मैं समझता हूँ कल की चर्चा में हम लोग इस दिशा में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से बिंदु उनको ऐसे लगते हैं जिसमें किसान का नुकसान है और किसान के मामले में पूरे खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और उनकी सरकार भी पूरे सम्मान के साथ किसान से चर्चा करने के लिए तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालने में आगे बढ़ेंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि खुले मन से चर्चा को तैयार हैं और बहुत ओपन माइंड के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो क्या उसमें ये विकल्प खुला रहेगा कि अगर किसान नहीं समझते हैं तो इन कानूनों को वापस भी लिया जा सकता है? देखिए, दरअसल क्या है कि ये कानून जब बने हैं तो इन कानूनों का अपना महत्व है। कुछ लोग ये मांग करते हैं कि कानून वापस ले लो, तो सरकार को इस बात का कन्विक्शन होना चाहिए कि इनमें किसानों का नुकसान है, तभी कोई स्थिति आगे बनेगी। और इसलिए हम लगातार किसान नेताओं से कह रहे हैं कि हम प्रावधान पर चर्चा कर लें और जो प्रावधान आपको ऐसा लगते हैं तो हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और अगर आप कन्विंस नहीं होंगे और आपकी बात सही होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपकी बात पर विचार करने की कोशिश करेंगे। मतलब बातचीत में सारे विकल्प खुले रहेंगे, एक तरह से ये कहा जाए। सरकार की तरफ से भी सारे विकल्प खोल कर रखे जाएंगे किसानों के लिए कि अगर उनकी आवाज़ सरकार को समझ में आती है तो। नहीं, हमने कहा ना कि सरकार पूरे खुले मन से और साफ नियत से और पूरे किसान के प्रति सम्मान के साथ चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और हम चर्चारत हैं। ये जो प्रोटेस्ट है सरकार इसे कैसे देख रही है कि देश के किसानों का प्रोटेस्ट है या देश में कुछ राज्यों के कुछ किसानों का प्रोटेस्ट है? देखिए, मुख्य रूप से इसकी सबसे अधिक प्रतिक्रिया पंजाब राज्य में हुई। तो पंजाब हरियाणा इन राज्य दोनों नज़दीक लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया पंजाब राज्य में हुई और पंजाब के किसान यूनियन के नेता मुझे भी मिले और आंदोलन भी उन्हीं लोगों ने शुरुआत की। तो मैं तो सामान्य तौर पर ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए तो किसान किसान है, किसान कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसकी कोई समस्या है तो उस समस्या को सुनना और उसका निराकरण करना यह कृषि मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है और भारत सरकार इस कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरू में जो नैरेटिव चलाया गया, खासतौर पर तब जब किसान दिल्ली आने लगे तो कि कभी खालिस्तान की बात कही कि खालिस्तान वाले लोग ये चला रहे हैं, फिर हरियाणा में जिस प्रकार से वाटर कैनन का या फोर्स का इस्तेमाल किया गया, अगर ये किसान थे तो फिर उसकी क्या ज़रूरत थी? उस नैरेटिव की ज़रूरत नहीं थी, इस वाटर कैनन की ज़रूरत नहीं थी। फिर देखिए, दरअसल ये जो प्रशासनिक मामले, इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है और लॉ एंड ऑर्डर संभाल के रखना यह किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन मैं इस आंदोलन को किसान आंदोलन की दृष्टि से ही देखता हूँ और जो लोग मुझसे बातचीत कर रहे हैं वो किसान संगठनों के नेता हैं, ऐसा ही मेरे मन में भी भाव है और मुझे लगता है वो भी इसी भाव के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन सब लोगों ने यह भी कहा है कि उनका राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल को वो अपना मंच प्रदान नहीं करेंगे। मतलब खालिस्तान एंगल देखना है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र देखना वो ठीक नहीं, जो लोग वो देख रहे हैं वो गलत है। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उनको किसान की दृष्टि से ही देखता हूँ और मुझे उस दृष्टि से ही देखना लाजमी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि उसके लिए भी सरकार एक कानून बना दे। क्या ये संभव है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जा सके? देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी पहले भी कानून का हिस्सा थी नहीं और आज भी कानून का हिस्सा नहीं है।
एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है और एमएसपी का लाभ हर किसान को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसलिए आपने देखा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम ये किया कि किसान की एमएसपी को बढ़ाया और जो सरकारी खरीद होती थी उसकी सीमा को भी बढ़ाया। अगर आप यूपीए के 10 साल को देखेंगे और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो सरकार की खरीद जो है वो यूपीए के 10 साल से दुगनी से ज़्यादा है। और अभी कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पहले गेहूं और धान दो ही जिन्सों की खरीद होती थी। मोदी जी ने दलहन और तिलहन इनकी भी खरीद को प्रोत्साहित किया। राज्य सरकारें जब हमको कहती हैं तो उन राज्यों में दलहन और तिलहन खरीदने का काम भारत सरकार नेफेड के माध्यम से करती है। और इसलिए जब एमएसपी को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को मोदी जी ने बढ़ाया, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व किया और लगातार एमएसपी जारी रहेगी, यह बात प्रधानमंत्री जी ने भी जोर देकर कही। मैंने भी लोकसभा के फ्लोर पर और राज्यसभा के फ्लोर पर यह आश्वस्त किया देश के किसानों को कि एमएसपी थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एमएसपी कानून का हिस्सा हो ना हो, लेकिन एमएसपी तो जारी रहना ही है। ये भारत सरकार का आश्वासन है, प्रधानमंत्री का आश्वासन है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ को बहुत बारीकी नहीं समझते, वैसे किसानों के लिए, वैसे लोगों के लिए फिर से इस बात को कहें कि एमएसपी लीगल राइट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूपीए के समय भी ये मांग हुई थी, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुई। और जो भी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। वो संभव क्यों नहीं है? अगर ये आप बताएं तो शायद किसान ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि हर चीज़ कानून में नहीं लाई जाती। कुछ चीज़ें कानून के माध्यम से होती हैं, कुछ चीज़ें कानून में नहीं होती हैं लेकिन कानून की भावना के अनुरूप नियमों से होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार के प्रशासनिक निर्णय से होती हैं। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है और प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से ये अच्छे से चल रहा है, तो हर चीज़ को कानून में डाला जाए ये ज़रूरी नहीं है। मंडी कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, तो उसमें उनका तर्क ये है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, कि जब कैपिटलिस्ट आएंगे तो शुरू में तो अपने बाज़ार के हिसाब से अच्छी कीमत देंगे, मंडी कमज़ोर हो जाएगी, और एक बार जब मंडी ख़राब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर वही पूंजीपति शोषण करेंगे हमारा। देखिए, मंडी की अपनी प्रक्रिया है। मंडी में कुछ लाइसेंस व्यापारी होते हैं, उनकी सीमित संख्या होती है और वो लाइसेंस उनका एक ही मंडी के लिए होता है। मंडी में किसान की जिन्स आती है, उसकी नीलामी होती है, उससे भाव तय होता है। किसान का भाव जो बोली में तय हो जाता है वह उसकी मर्जी का हो अथवा ना हो, वो बेचने के लिए विवश ही होता है। हम लोग ये चाहते हैं नए रिफॉर्म्स के अनुसार कि एक तो किसान की जो जिन्स है उसके अंतर्राज्यीय व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर और लाइसेंसी राज नहीं होना चाहिए, और किसान की जिन्स पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई कर संग्रह हम करते हैं तो व्यापारी वो कर तो अपनी जेब से नहीं देता, किसान से ही उतने कम में खरीदता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अगर मंडी परिधि के बाहर जो राज्य सरकार की मंडी है उसको प्रभावित किए बिना अगर शेष क्षेत्र में ओपन ट्रेड हो सकता है और किसान वाजिब दाम मिले, उस दाम पर वो अपनी फसल किसी को भी और कहीं भी बेच सकता है, तो ये स्वतंत्रता किसान को मिलनी चाहिए। और इसलिए इस बिल को हम लोग लेकर आए हैं और इस बिल के माध्यम से किसानों को फ़ायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
मंडी को लेके जो आढ़ती होते हैं उनका ये कहना है कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसा कि बाकी सेक्टर में भी होता है। ऐसे में अगर हम कोई सर्विस चार्ज लेते हैं तो इस रूप में क्यों दिखाया जा रहा है कि हमारा विरोध जो है वो दलालों का विरोध है, बिचौलियों का विरोध है, ऐसे क्यों पेश किया जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कहने का और समझने का कोई कारण नहीं है। जो व्यापारी है या आढ़तिया है वो व्यापार कर रहा है। हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें कि अभी एक व्यापारी एक मंडी में व्यापार करता है और जब ट्रेड ओपन हो जाएगा और इस कानून का लाभ जब लोग लेंगे तो किसी भी क्षेत्र का व्यापारी किसी भी क्षेत्र में ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। अभी वो स्वतंत्र नहीं है, तो व्यापार पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। और कोई बड़े लोग आ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। सामान्य तौर पर जो मंडी का व्यापारी है वो प्लेटफॉर्म बदल लेगा और स्वच्छंद रूप से पूरे देश भर में व्यापार करेगा, तो उसको कोई नुकसान थोड़ी होएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा किया जा रहा है। उसमें ये कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट आएंगे और कैसे ज़मीन हड़प लेंगे, किसानों का शोषण करेंगे। उस पर कुछ समझाना चाहेंगे किसानों को कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? कुछ सेक्टर में तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है, दूध वगैरह के बारे में तो पहले से ही है। देखिए, दरअसल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट है उसमें क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट होना है। हमारे देश में 86% छोटे किसानों की संख्या है। छोटा किसान अपने खेत में स्वयं निवेश करने में सक्षम नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके पास निवेश करने पहुंचता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोसेसर, निर्यातक ये किसान के पास पहुंचेंगे और किसान से चर्चा करेंगे। किसान अगर राजी होगा तो वो क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्रॉप का ही होगा। इस एक्ट के माध्यम से कोई भी ज़मीन की लिखा पढ़ी कोई किसी से न कर सकेगा, न करवाई जा सकती है। ये प्रतिबंधित है इस एक्ट में। और इस एक्ट का फ़ायदा ये होगा कि बुआई से पहले अगर किसी भी किसान को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे इतनी कीमत अपने फसल की मिलेगी तो वो रिस्क उठाने को तैयार हो जाएगा। और अगर उसके पास मार्केट उपलब्ध नहीं है तो वो किसी भी महंगी फसल की तरफ इसलिए आकर्षित नहीं होता कि वो पूंजी भी लगाए और इधर उधर से कर्जा लेकर उत्पादन भी करे और अच्छा उत्पादन करे, लेकिन एंड टाइम पे उसको मार्केट नहीं मिला तो वो नुकसान में जाएगा। तो इस एक्ट के माध्यम से जो छोटा किसान है वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा, अच्छे गुणवत्ता का उत्पादन कर पाएगा और लगातार फ़ायदे में वो खेती कर सके। यह इस एक्ट के माध्यम से सुनिश्चित होगा। और इस एक्ट में हम लोगों ने ये भी कहा है कि करार से पहले एक औसत मूल्य का करार होगा जिसमें उत्पादक और प्रोसेसर दोनों लोग मिलकर एक मैकेनिज्म तय करेंगे और औसत मूल्य निकालेंगे। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जो औसत मूल्य का करार है इसके अतिरिक्त अगर फसल आ गई और फसल आने पर बाज़ार में भाव बढ़ गया तो ये भी करार में उल्लेख किया जाएगा कि भाव इतना प्रतिशत बढ़ेगा तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा किसान को और दिया जाएगा। दूसरा, किसान अपने जोखिम को ट्रांसफ़र करने में सफल होगा। जो औसत मूल्य का करार है वो किसी भी परिस्थिति में प्रोसेसर को किसान को देना ही पड़ेगा, इसके लिए वो बाध्य है। और अगर वो आनाकानी करेगा तो उस पर 150% का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो मूल रकम भी उसे देना पड़ेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा जो किसान को मिलेगा। इस एक्ट में किसान को पूरी सुरक्षा दी गई है। इस एक्ट से किसान कभी भी बाहर जा सकता है, लेकिन प्रोसेसर जो है इस करार से बाहर नहीं जा सकता।
कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि एसडीएम के लेवल पे जो अगर डिस्प्यूट हो रहा है एसडीएम उसे देखेंगे तो जाहिर तौर पे जो लोग प्रभावशाली हैं, पूंजीपति हैं, एसडीएम उनके दबाव में होंगे, ना कि आम किसानों के। तो वहाँ पे उनके लिए एक समस्या दिख रही है। क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, ये मैं समझता हूँ एक तर्क हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि न्यायालय में वैसे ही प्रकरण बहुत हैं और न्यायालय में जब प्रकरण जाता है तो उसका निराकरण करने में समय बहुत लगता है और ये दो लोगों के बीच का विवाद है। इसमें एसडीएम को हमने 30 दिन के अंदर निराकरण करे ये भी बांधा है और वो किसान की भूमि के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं कर सकता, ये भी उसमें प्रावधान किया है। और इसलिए ये सोचा था कि 1 महीना हम न्यायालय को नहीं कह सकते कि आप 1 महीने में निर्णय करो, लेकिन एसडीएम को कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर निर्णय इसमें करना होगा। और सबसे छोटी जो मजिस्ट्रेटियल इकाई है वो एसडीएम ही है जो किसान के नज़दीक होती है, बाकी सब उसके ऊपर हैं और इसलिए किसान की सुविधा को देखते हुए ही ऐसा सोचा गया है। लेकिन उनका तर्क ये होता है कि भाई न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर हमको ऐसा लगता था कि न्यायालय में जाएंगे तो एक लंबा समय लगेगा और जब तक निर्णय आएगा तब तक किसान की दम ही निकल जाएगी। उसको क्या बदला जा सकता है? अगर किसान अड़े रहे उस चीज़ पे तो क्या वो ऑप्शन खुला रहेगा? नहीं, अब देखते हैं किसान किन किन बिंदुओं पर बात करते हैं। आज वो डिस्कशन करके कुछ बिंदु हमको देने वाले हैं और कल क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा होगी, उस पर उनकी कहाँ कहाँ आपत्ति आती है उस आपत्ति को हम लोग सुनेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। दिल्ली में भी देखा कि बाकी दूसरे रास्ते भी वो लोग ब्लॉक कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर 3 तारीख की बैठक में नतीजा नहीं निकला तो हम लोग भी दिल्ली कूच करेंगे। क्या ये एक डर है कि ये जो ऑप्टिक्स है ये पूरे देश में किसान इसमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है बात? जब मैं समझता हूँ किसान बहुत अनुशासित हैं, अभी इतनी बड़ी संख्या में भी किसान आए हैं तो किसानों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं करी गई जिसके कारण उनका अनुशासन टूटे। और किसान इस देश की ताकत है और किसान जिम्मेवार भी है और आंदोलन को भी वो जिम्मेवारी से लेता है और इसलिए मुझे लगता है कि सभी किसान अनुशासित रहेंगे, राजनीति से दूर रहेंगे, अपना प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। भारत सरकार बातचीत उनके साथ कर रही है और हमारी कोशिश है कि किसान यूनियन और भारत सरकार दोनों मिलके किसी नतीजे पर पहुंचने में सफल हों। बातचीत में ये एक परेशानी हो रही है क्या कि क्योंकि उनका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है कि 2 या 4 लोग सर्वमान्य नेता नहीं है, जैसा कि सरकार ने कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया था, उस पर भी सहमत नहीं हुए। ये एक परेशानी है किसी सोल्यूशन पे पहुंचने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई लीडर नहीं, जिससे आप लोगों को बात करनी है। अब चूँकि किसान यूनियन लगभग अब 35 हैं जो लोग बातचीत में हैं, तो हम लोगों ने ये कहा था कि आप लोगों में से कोई छोटा ग्रुप हो जाए और अधिकारियों का ग्रुप हो जाए, एक समिति बना दें, वो क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन कर ले तो खुला डिस्कशन हो जाएगा और उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग अगर इकट्ठा रहकर बात करें तो ज़्यादा ठीक होगा और हम में से बात 4-5 ही करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। तो हमने कहा हमें आपत्ति नहीं है, तो इसलिए कल जो 3 दिसंबर को बातचीत होगी उसमें सभी 35 यूनियन के लोग रहेंगे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर कनाडा के प्रधानमंत्री तक को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, उन्होंने भी बयान दिया। जाहिर तौर पे छवि के लिहाज से अगर बात करें तो किरकिरी हो रही है। अब मैं अभी फ़िलहाल उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश है कि किसानों से चर्चा करके रास्ता निकल जाए। कितने दिनों में उम्मीद कर रहे हैं कि 3 तारीख की बैठक में नतीजा निकल सकता है या ये भी आगे लंबे काफ़ी दौर की बातचीत चलेगी? ये मेरी कोशिश है कि हम लोग चर्चा के माध्यम से जल्दी समाधान निकालें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, किसान जो आंदोलन पर हैं वो परेशान हैं, कोविड का भी संकट है और इसलिए हमारे मन में भी इस बात का दुख है कि वो इतनी कठिनाई
और प्रतिकूल परिस्थितियों में आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द समाधान हो, इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास हम कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत हमलावर हैं, बार बार कह रहे हैं कि सरकार किसानों की नहीं, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए है, उन्हीं का आय बढ़ा रही है, बाकियों का नहीं। ममता बनर्जी से कह रही है कि असंवैधानिक कानून है। देखिए, राहुल गांधी के बयान को तो उनकी पार्टी भी गंभीरता से लेती नहीं, और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको अपने दल के लोगों का भी भरोसा प्राप्त नहीं है, और राहुल गांधी के वक्तव्यों का ही परिणाम है कि आज कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की हैसियत भी खो चुकी है। और राहुल गांधी इसी रास्ते पर चलते रहे तो हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भारत अपने आप कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ये जो प्रोटेस्ट होता है सर, सीए का भी उदाहरण हमने देखा था कि जितने लोग खासतौर पे जो मोदी सरकार के विरोधी हैं, वो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं ऐसे प्रोटेस्ट को, वो उसमें कूद पड़ते हैं। इसमें भी वैसा लग रहा है कि वैसा हो गया है इस आंदोलन में भी। देखिए, कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिनके पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन वो मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो करते भी हैं। लेकिन मोदी जी और उनके बीच में दूरी बहुत है। मोदी जी देश की जनता के प्रति समर्पित नेता हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ऊंचाइयों पर है, उसके कारण लोकप्रियता उनकी देश में और दुनिया में चरम पर है। और जो व्यक्ति इतना लोकप्रिय होता है तो स्वाभाविक रूप से एक पक्ष ईर्ष्या रखता ही है। लेकिन वो लोग प्रयास करके देख चुके, पहले उन्हें लगता था मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, फिर लोग स्वप्न देखने लगे कि भाई नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गया और अब तो मोदी जी एकदम धाराशायी हो जाएंगे, और बड़ा कोशिश की गई और तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचे गए मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, जब जब जनता को निर्णय करने की आवश्यकता पड़ती है, जनता अपने हित में और अच्छे व्यक्ति को चुनती है। और इन सब लोगों के प्रयत्न के बाद भी नरेंद्र मोदी जी 303 सीटें जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो वो लोग इस प्रकार की असफल कोशिशें करते रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप को मोदी जी का विरोध करना है तो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करिए, और उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जो लोगों की कोशिश है, उसको किसान ही नाकामयाब कर देंगे। आज हम लोगों ने इंडिया टीवी पे एक रिपोर्ट दिखाया, उसमें ये बताया कि इन कानूनों के आने के बाद कैसे फ़ायदा हुआ है किसानों को। उसमें गुजरात के किसान हैं जो कि बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बेहतर कीमत मिली, आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं। अब जाहिर तौर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो 5-6 हज़ार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अपनी आवाज़ बता रहे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो सरकार कैसे सामंजस्य बनाएगी इन दोनों चीज़ों में? क्योंकि अगर कानून पे पीछे कदम खींची सरकार तो ये उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। कुल मिला के हम लोगों की कोशिश है कि हम जो एक्ट की भावना है और देश भर में जहाँ जहाँ एक्ट का क्रियान्वयन हो रहा है वहाँ किसानों को लाभ हो रहा है, वो सब चर्चा में लाएंगे, और मुझे लगता है कि हम अपनी बात समझाने में सफल होंगे। ये बात भी इन किसानों को बताया जाएगा कि देखिए आप ही के किसान दूसरे किसानों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में एक सवाल, सोल्यूशन कितने दिनों में, अगर कोई मैं आपसे टाइम फ्रेम की मांग करूं, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपके, कितने दिनों में एक सोल्यूशन निकल सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के भारत सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है, और हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला चूँकि किसान यूनियंस को लेना है, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई वक्तव्य दूं ये उचित नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि समाधान जल्दी हो। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर दबाव में तो नहीं है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है ऐसे प्रोटेस्ट के मार्फत केंद्र सरकार की? प्रधानमंत्री से कोई संवाद हुआ इस बारे में? तेरे प्रधानमंत्री जी तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अपना तो कुछ है नहीं, जो कुछ है वो देश के लिए है। उनकी नीयत साफ है, नीति साफ है, और उनका दामन साफ है, इसलिए वो कभी घबराते नहीं हैं।
इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए नरेंद्र तोमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि बता रहे हैं कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार खुले मन से चर्चा को बिल्कुल तैयार है और ये चर्चा जारी रहेगी।